Hey guys, good morning. This is your educator Sutan Gupta and I welcome you all to Exam Shala. So आज हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि सेंटेंस का रीअरेंजमेंट कैसे होता है, किस तरीके से एग्जामिनर हमको कंफ्यूज करता है, एक पर्टिकुलर वर्ड जिसका मीनिंग हमें कुछ और पता है और एक नया सेंटेंस में लगे कि कुछ और मीनिंग देता है। तो ये सारी बातें होंगी आज के वीडियो में। मैं आपके सामने कुछ पैसेजेस रखूंगा, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड वीडियो होने वाला है, तो वीडियो जरूर देखिएगा पूरा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं और लाइक कर दीजिए वीडियोस को अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखते हैं। इसके अलावा अगर आपके किसी भी तरीके के डाउट्स हैं, आपकी क्वेरीज हैं, तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमको फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और मैसेज कर सकते हो। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, जरूर करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और आज क्या है, सबसे पहले थोड़ी सी हम लोग रीडिंग की बात करेंगे कि रीडिंग क्या होती है। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी ये बातें बताई हैं कि आज के टाइम पे अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रीडर बनना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बात सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की नहीं है, बात ये भी है कि आप डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथ में डीआई के नाम से आती है, और इसी तरीके से अगर बात करी जाए आपकी रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आपका पजल्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए भी हमारी रीडिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब जब रीडिंग की बात आती है तो रीडिंग दो तरीके की होती है। एक तो होती है आपकी एक्टिव रीडिंग और दूसरी होती है आपकी पैसिव रीडिंग। अब ये एक्टिव रीडिंग और पैसिव रीडिंग क्या है, तो देखिए, जब बात एक्टिव रीडिंग की है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप चीज़ों को पढ़ते हो, बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ते हो, आप उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो, कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हो, सेंटेंस के रीअरेंजमेंट को समझते हो, उसके टाइमलाइन को समझते हो, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कंडेम किया जा रहा है, ये सारी बातें देखते हैं। लेकिन जब बात पैसिव रीडिंग की आती है तो पैसिव रीडिंग का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हो और आप उसके मेनू को एक नज़र में देख लेते हो। ये बात समझ में आ गई, इन बातों को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो ये होता है एक्टिव रीडिंग एंड पैसिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग को क्रिटिकल रीडिंग भी कहा जाता है और एक्चुअली यही हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट है। इसी बेसिस पे हम लोग पैसेज को सॉल्व करते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने बताई, तो मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आपके सामने एक छोटा सा पैसेज ला रहा हूँ, ये द स्टेटमेंट्स की एक न्यूज़ है, ठीक है, जो कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड थी। इतनी बात बोलूंगा कि अक्सर लोगों के दिमाग में होता है, क्योंकि उन्हें किसी ने कहा होता है कि भाई पूरा नहीं पढ़ना होता, वर्ड टू वर्ड पढ़ना नहीं होता। ये सब बकवास की बातें हैं। आपको पूरा पढ़ना होता है, अच्छे से पढ़ना होता है, एंड कोशिश करिए आप वर्ड टू वर्ड पढ़िए, तब आपका कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा। एग्जामिनर क्या कहना चाहता है आपको ये बात समझ में आएगी। अदरवाइज आप सिर्फ कंफ्यूज होंगे और आपके कभी भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं आपको कई सारे अप्रोच बताऊंगा। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक बिगिनर हैं, और अगर आप बिगिनर नहीं है तो भी आप वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपके सामने एक छोटा सा पैसेज रखा है मैंने, एक पैसेज का ये मान लीजिए एक छोटे से एडिटोरियल का सेक्शन है। तो है, द साइंटिफिक रेवोल्यूशन वॉज मेड पॉसिबल बाई द प्रिंटिंग प्रेस, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बाई द स्टीम इंजन, escape from famine by increased farm yield through the so-called green revolution. Today's era of globalization has been accomplished with the spread of computers and internet. Indeed, technology is the key to progress. अगर इस पैसेज को आप एक नजर में पढ़े तो कहीं ना कहीं आपको एक मेन आइडिया मिलेगा, और वो मेन आइडिया मिलेगा टेक्नोलॉजी की। पूरे पैसेज में तकनीकी की बात करी जा रही है, याद है पिछले वीडियो में। और फिर मैंने बोला था कि आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करिए। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है कि पहले तो प्रिंटिंग प्रेस आया, उसके बाद स्टीम इंजन आया, स्टीम इंजन के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ जहाँ पे फार्म यील्ड बढ़ी, और उसके बाद कंप्यूटर स्प्रेड हुआ। यहाँ मैं कुछ बातें समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसने सबसे पहले तो बात करी है साइंटिफिक रेवोल्यूशन की, और जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन की बात करी, इसका मतलब है हिंदी में वैज्ञानिक क्रांति, ठीक है। तो वैज्ञानिक क्रांति कैसे हुई, वो हुई जब प्रिंटिंग प्रेस बना, ठीक है। और देखिए वॉज मेड लगा है, वैसे भी वॉज वर्ड लगता है तो हम इज़ामार लगाते हैं, लेकिन वर्ब थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब ये पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। आते हैं आगे, फिर देखिए कॉमा लगा है, मतलब कॉमा लगता है तो आइडिया आगे बढ़ता है, ठीक है। लिखा द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बाय द स्टीम इंजन, तो जो आपकी औद्योगिक क्रांति है वो किससे आई, वो आपकी स्टीम इंजन से, ठीक है, जब स्टीम इंजन बना।
फिर आया escape from famine, escape मतलब बचाव, ठीक है। अब famine मतलब क्या होता है सर? famine मतलब होता है अकाल, सूखा। बाय इंक्रीज्ड फार्म यील्ड, फार्म यील्ड मतलब खेती किसानी या जो फसल की उपज है वो बढ़ी, ठीक है। थ्रू द सो कॉल्ड, किसकी वजह से? ग्रीन रेवोल्यूशन से, हरित क्रांति से पैदावार बढ़ी। और जो आज का ग्लोबलाइजेशन है, लिखा है टुडेज इरा, देखिए अपोस्ट्रोफी है सिर्फ और सिर्फ, अगर आप सोचे कि लिविंग बीइंग के लिए लगता है, नहीं, काफी सारी चीजें लगती है। मैंने वेट बताया था आपको मीटर बताया था, उसके साथ लगता है कई सारी चीजें। इसी तरीके से टुडे के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगता है। इरा मतलब होता है टाइमलाइन। सो टुडेज इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ? वैश्वीकरण हैज बीन अकम्प्लिश। अब देखिए ध्यान से देखिए, मैंने आपको टेंस पढ़ाया था और मैंने बताया था हैज बीन के साथ वो आईएनजी फॉर्म आती, क्यों आया था उसका रीजन दिया था। लेकिन यहाँ देखिए आईएनजी फॉर्म नहीं है, वो अब थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आज की वैश्वीकरण है उसे अकम्प्लिश किसके द्वारा किया गया? वो किया गया स्प्रेड ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। अब कुछ के दिमाग में आएगा सर स्प्रेड मतलब तो फैलाना होता है, क्या यहाँ पे सही है? पहली चीज तो देखो, स्प्रेड के साथ आर्टिकल लगा है, डेफिनेट आर्टिकल, तो एक चीज तो ये समझ आ गई कि भाई ये तो नाउन है। फिर आगे प्रपोजिशन लगा है ऑफ कंप्यूटर, तो पोजीशन भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे स्प्रेड का मतलब क्या है? फैलाना। मतलब पानी है क्या कि ऐसे फ्लोर पे फैला दिया? नहीं सर, यहाँ पे स्प्रेड का मतलब है प्रसार। इंटरनेट और कंप्यूटर के प्रसार से आज की ग्लोबलाइजेशन हमारी अकम्प्लिश हुई है। बात समझ आई? देखो एक पर्टिकुलर वर्ड था, मीनिंग किसी और तरीके से है। आगे लिखा है इंडीड, इंडीड मतलब होता है दरअसल या वास्तव में। इंडीड टेक्नोलॉजी इज द की टू प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजी, तकनीकी क्या है? तकनीकी प्रगति की एक कुंजी है, ठीक है। मतलब कुंजी नहीं, ताला लेके बैठ गए। मतलब जितना आप टेक्नोलॉजी से अडेप्ट होंगे आप उतना तेजी से ग्रो करेंगे। जैसे आज के समय पे देखिए ऑनलाइन चीजें आ रही हैं, हर तरीके से चीजें ऑनलाइन आ रही हैं। तो मतलब ये क्या है? तकनीकी है, ये इस प्रोग्रेस को दिखा रहा है। बात समझ आई ना? मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा, मैं आपको उस वर्ड का मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस सीक्वेंस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको ऐसे समझो, जैसे अभी एम्फान आया, और अगर एम्फान आया है तो पहले तो हम उसके ओरिजिन को समझेंगे कहाँ से आया, फिर उसके बाद हम उसके कॉज को समझेंगे। जब कॉज हो जाएगा तो हम उसके इफेक्ट को समझेंगे, भाई उसने किस तरीके से नुकसान किया। फिर उसके बाद ही तो कोई कंक्लूजन देंगे ना कि हमें आगे किस तरीके से तैयार रहना चाहिए, कि पहले हम सजेशन दे देंगे भाई। बात समझ में आई ना? छोटी सी चीज है लेकिन बहुत जरूरी है, और ये जरूरी चीजें हमें बहुत कुछ कराती हैं। आई होप ये पैसेज आपको समझ में आया होगा। अब इसे थोड़ा सा ट्रिकी पैसेज लेता हूं, समझने की कोशिश करना। आपके सामने है, ये कल के इंडियन एक्सप्रेस से मैंने लिया है, और एडिटोरियल का नाम है ग्रोइंग द आत्मनिर्भर वे, जो अभी हमारे मोदी जी ने स्पीच दी थी, आपको पता होगा। पहले मेरे साथ पढ़िएगा, देखिए दिल से दिल बात जुड़ी रहनी चाहिए। देखिए तय लिखा है इन 1991 इंडिया ओनली हैड 3 वीक्स। 3 वीक्स अपोस्ट्रोफी एस लग गया, आपको पता है जब एस लग जाए तो उसके बाद सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते। वीक्स वर द फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व क्या मतलब क्या होता है? विदेशी भंडार। लिबरलाइजिंग आवर मार्केट वॉज एन आइडिया हुज टाइम हैड कम नॉकिंग एट आवर डोर इन 1980s. It left us some cool drinks for our many summer of discontent that followed and was finally back ready to break down the door. This time we opened the door, liberalized our market and pulled a million out of poverty. कुछ लोगों का दिमाग घूम गया होगा कि इतने कॉमा लगा दिए, आईफोन लगा दिए, कहना क्या चाहता है। लेकिन अगर एक एवरेज स्टूडेंट के नजरिए से सोचे, देखिए आप सब एवरेज नहीं है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर आप समझे तो मेन आइडिया तो इसने बात कर ली भाई, इकोनॉमी रिलेटेड चीजें हैं ना, मतलब अभी के लिए। इसकी इंफॉर्मेशन क्या है? इसकी इंफॉर्मेशन है कि इंडिया के पास 3 हफ्ते का फॉरेन रिजर्व था, ठीक है। फिर उसके बाद अभी डिसकंटेंट हो गया, और फिर मार्केट लिबरलाइजेशन की बात आ रही है, और उसके बाद हमने दरवाजे खोल दिए और हमने बहुत सारे लोगों को पॉवर्टी से बचा लिया। ये बता इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। पहला आपका अप्रोच यही होना चाहिए। एक बिगिनर को पहले इसी तरीके से समझना, ट्रांसलेट करने मत बैठ जाओ, क्योंकि तुम इंडिया को समझोगे भारत ओनली मतलब सिर्फ हेड मतलब अभी समझ नहीं आया। फिर 3 मतलब 3 वीक्स दिख गया, वीक्स के साथ अपोस्ट्रोफी लगता है कि तुम्हारी ग्रामर तुम्हारा कंफ्यूज करेगी, तुम्हें वोकैबुलरी कंफ्यूज करेगी। इतना कुछ थोड़ा सोचना होता है। अब समझाता हूं, धीरे धीरे समझो, टाइमलाइन को भी समझोगे। लिखा है इन 1991, ओके, इन 1991।
अब टाइमलाइन देखिएगा, अगर प्रपोजिशन है और फिर आप टाइमलाइन लिख रहे हो, पूरा ईयर लिख रहे हो, तो उसके बाद आप कॉमा लगाते हैं, ठीक है, टाइमलाइन लिखने के बाद। इंडिया ओनली है, पास्ट में जा रहा है, ओनली जब इस तरह से दिखाए ना तो कहीं ना कहीं इम्फसाइज करने की बात है, इंडिया। और यहाँ पे ये क्या है, एडवर्ब की बात कर रहा है, इंटेंसिटी की बात कर रहा है। इंडिया ओनली है 3 वीक्स, 3 हफ्ते का वर्द था। वर्द मतलब ऑफ कोर्स उनके पास 3 हफ्ते का विदेशी भंडार था, या वर्द मतलब होती है रकम, वर्द मतलब होता है उसकी वैल्यू, ठीक है। 3 हफ्ते का फॉरेन रिजर्व था। लिबरलाइजिंग आर मार्केट वॉज एन आइडिया, किसका आइडिया, कौन सा आइडिया, लिबरलाइजिंग, किसको करना है, आर मार्केट, हमारे मार्केट को पोजीशन कर रहा है, तो ऑफकोर्स वो भारत की मार्केट की ही बात कर रहा होगा। वॉज एन आइडिया, एक आइडिया था, हुज टाइम, जिसका समय, अब ये हुज किसके लिए लगा है सर, देखा जाए तो आइडिया के लिए लगा है। हुज टाइम हैड कम नॉकिंग एट आवर डोर, जिसका समय आ चुका था हमारे दरवाजे पे नॉक कर। दरवाजा कौन सा, कि हमारे लकड़ी का दरवाजा लगा है 6 फुट का, इस पे नॉक कर रहा होगा, नहीं सर, हमारी कंट्री को, वो उसकी जरूरत को समझा रहा है कि भैया 1980 में ऐसी एक जरूरत थी, या 1980 में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी। वो आगे का पैसेज पढ़ के समझ आता है कि अपॉर्चुनिटी थी या जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं अभी तक मैं दोनों पे लेके चल सकता हूँ कि वो 1980 में एक नॉक हो रही थी चीजें, ठीक है। आगे आया, इट लेफ्ट अस सम कूल ड्रिंक, जिसने इसने क्या छोड़ा, कुछ कूल ड्रिंक्स छोड़ दिया। कूल ड्रिंक्स का ठंडा पानी तो, या फिर पेय पदार्थ छोड़ा होगा, ऑफ कोर्स नहीं छोड़ा होगा। कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी की बात होगी, सजेशन की बात होगी, कुछ ऐसा ही होगा। इसने हमें कुछ क्या छोड़ा, कूल ड्रिंक छोड़े। फॉर आर मैनी समर्स ऑफ डिसकंटेंट, डिसकंटेंट मतलब होता है विरोधाभास या असंतुष्टि। समर ऑफ डिसकंटेंट मतलब गर्मी की असंतुष्टि, हाँ भाई 48 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है तो यही होगा ना, ऐसे थोड़ा होता है। ध्यान से समझो, तो यहाँ पे ये किसी ना किसी टाइमलाइन की बात कर रहा है, या कुछ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा होगा। देखो ट्रांसलेट तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्रांसलेट करोगे तो मीनिंग लाजवाब देगा, एकदम ललन टॉप मीनिंग देगा, समझ कुछ नहीं आएगा। अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं, कह रहा है भैया इसने हमें कुछ कोल्ड ड्रिंक्स छोड़े थे, फॉर और मैनी समर ऑफ डिसकंटेंट, हमारी बहुत सारी असंतुष्टियों के साथ। समझ आई ना, असंतुष्टि मतलब वो पर्टिकुलर टाइम जोन की बात करोगे, क्योंकि 1980 को जोड़ा है तो तब से लेकर के 91 तक असंतुष्टि थी, मार्केट ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, या विदेशी जो लोग थे वो सही नहीं थे, खुश नहीं थे, ऐसे ही कोई बात होगी। देखो पूरा आइडिया भी नहीं रखा, जब एक एडिटोरियल लिखा जाता है ना, तो हो सकता है आपकी जो पहली लाइन दूसरी लाइन हो आपको लास्ट सेंटेंस पढ़ के समझ आए। आगे आते हैं, लिखा है दैट फॉलोड, जिसने फॉलो किया, ठीक है, एंड वॉज फाइनली बैक रेडी टू ब्रेक डाउन द डोर, जिसने फॉलो किया एंड रेडी टू ब्रेक डाउन द डोर। देखो यहाँ पे वर्ब तो है नहीं, दैट फॉलोड, जिसने फॉलो किया एंड रेडी टू ब्रेक डाउन द डोर, डोर को ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया, ऐसा थोड़ा दरवाजा लगा तोड़ दिया होगा। इसका मतलब क्या किया भैया, कि वो वापस आया, क्या वापस आया, जो लिबराइजिंग का आइडिया था, और उसने क्या किया, दरवाजा तोड़ा। दरवाजा मतलब उस अपॉर्चुनिटी को तोड़ा है। बात समझ में आ गई, किसको तोड़ा है, अपॉर्चुनिटी को तोड़ा है। और या फिर बात करें कि अभी जो अपॉर्चुनिटी थी उनको पकड़ने की कोशिश करी जा रही है। ओके, दिस टाइम वी ओपन द डोर, आज हमने क्या किया, दरवाजे खोले हैं। दरवाजे मतलब इसको थोड़ा सा समझो, जैसे मान लो लाइसेंसिंग है, उसको इजी कर दिया गया, जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है उसको इजी कर दिया गया, ये बातें होंगी, ठीक है। मान लो फॉरेन से कंपनीज आ रही हैं, वो कह रही हैं कि हम आएंगे आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन हमको फ्रीडम चाहिए, हमको लेबर लॉज में फ्रीडम चाहिए, तो ये सारी बातें होंगी इसमें। इसको कहते हैं दरवाजा खोलना। लिबराइज आवर मार्केट एंड पुल्ड मिलियन, और हमने क्या किया, मार्केट को लिबराइज किया और करोड़ों लाखों लोगों को हमने क्या कर दिया, हमने पॉवर्टी से बाहर निकाला। बात समझ आ गई, ये कॉन्टेक्स्ट था डोर खोलने का, ये कॉन्टेक्स्ट था डोर तोड़ने का, ये कॉन्टेक्स्ट था समर ऑफ कंटेंट का, ये कॉन्टेक्स्ट था कोल्ड ड्रिंक्स का, जहां पे आइडिया कुछ और कह रहा है और उसका रियल मीनिंग कुछ और कह रहा है। आई होप यहां तक बात आप सबको समझ आई होगी, थोड़ा लिखने का तरीका भी आपको दिख रहा होगा। एक पैसेज और है, ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिया था, ठीक है, और जब मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिया तो इसमें बहुत अच्छी चीज लिखी है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। सॉरी, नॉट इंडियन एक्सप्रेस, ये हिंदुस्तान टाइम से लिया है। होम आइसोलेशन वर्क्स बट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको समझते हैं यहाँ पे क्या बात करी जा रही है। तो आपके सामने पैसेज है, थोड़ा ध्यान से इस पैसेज को पढ़ना। ओके,
ध्यान से मैं इसको एक एक करके समझाऊंगा एक वर्ड पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे लिखा है दिल्ली चीफ मिनिस्टर सीएम अरविंद केजरीवाल ऑन मंडे सेड दैट, कहा होम आइसोलेशन वाज एन इफेक्टिव ऑप्शन फॉर पेशेंट विद माइल्ड और नो सिम्टम ऑफ द कोरोना वायरस डिजीज। ओके, दिस इज इन लाइन विद अ हेल्थ मिनिस्ट्री एडवाइजरी फ्रॉम द एंड ऑफ अप्रैल विच हैड अलाउड होम आइसोलेशन। ठीक है, जिसने क्या किया था, होम आइसोलेशन किया था। ओके, चलिए उसके अलावा बट अंडर कंडीशन अ 24/7 केयर गिवर। ठीक है, ओके, यहाँ पे कंडीशन लगा दी, कांस्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन केयर गिवर। ओके, मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात आ गई, एंड हॉस्पिटल। चलिए कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, फिर लिखा है द दिल्ली सीएम्स कैटेगोरिकल कॉल फॉर आइसोलेशन या होम आइसोलेशन इज वेलकम। ठीक है, द नंबर ऑफ COVID-19 केसेस इज कंटिन्यूइंग टू राइज इन द कैपिटल, comma, and the peak is, comma, according to medical expert advising the government yet to arrive. Okay, the healthcare infrastructure is under strain. Anticipating this, the Delhi government has put aside an additional 1,500 COVID-19 beds at government facility and asked private hospital and nursing homes to reserve at least 20% of their total bed strength for COVID-19 patients. Many patients may also be able to cope better emotionally with the disease if allowed to recuperate with their family. अगर आप इस पैसेज को थोड़ा सा ध्यान से समझें, सिर्फ एक आइडिया लेने की कोशिश करें, तो कोरोना वायरस की बात करी, इंफॉर्मेशन निकाले, तो केजरीवाल जी ने एडवाइजरी जारी करी है कि भैया जो माइल्ड या नो सिम्टम्स वाले पेशेंट है उनको होम आइसोलेशन कर दो। एक अच्छा आइडिया है ये। होम मिनिस्ट्री, अब होम मिनिस्ट्री कौन सी, दिल्ली की है या फिर सेंट्रल की है, वो एक अलग मुद्दा है, हम सेंट्रल की मान के चलेंगे। अच्छा, जिसने अलाउ किया होम आइसोलेशन को, ये उनकी एडवाइजरी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ शर्तें हैं कि भैया 24/7 केयर गिवर होना चाहिए, वहाँ पे कम्युनिकेशन हो कि अगर दिक्कत हो जाए तो आप हॉस्पिटल पहुँच जाओ। फिर उन्होंने बात करी कि कुछ एक्सपर्ट्स हैं और उन्होंने बताया कि भैया केस अभी बढ़ रहे हैं, पीक पे जाने वाले हैं, अभी तो पहुँचे नहीं है। तो यहाँ पे बात आएगी 1,500 COVID-19 बेड जो गवर्नमेंट फैसिलिटी के हैं उनको भैया रिजर्व रखो। प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम से भी कहा है कि अपनी कैपेसिटी का 20% COVID-19 पेशेंट के लिए होना चाहिए। और यहाँ पे ये भी बात करी कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो फैमिली के साथ रहते हैं तो इमोशनली जल्दी कोप अप कर जाते हैं। ये इसकी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन क्या इतना सफिशिएंट है? अगर आप यहाँ तक भी पहुंचते हैं तो सर आप 10 में से 4-5 क्वेश्चन कर लोगे, दैट्स माई प्रॉमिस। लेकिन मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर समझाने होंगे, स्पेलिंग्स, मीनिंग्स भी समझाऊंगा, जिसमें मैंने मीनिंग यहाँ पे लिख करके रखी हुई है फॉर द फर्स्ट टाइम। क्यों रखी हुई है इसका रीजन है, जैसे कि मैंने कल आपसे बताया था कि जब हम पैसेज पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो हमारी आदत होती है कि हम तुरंत ही उसकी मीनिंग लेने बैठ जाते हैं। मेरा मानना ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले पैसेज पढ़ लो, फिर ध्यान दो तुम्हें कौन कौन सा वर्ड नहीं आया, तब सर्च करो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपका फ्लो नहीं टूटेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि कोई इतना बेवकूफ नहीं होता कि वो 1 मिनट भी चीजों को रिटेन ना कर पाए। थोड़ा बहुत आइडिया लिया जा सकता है। देखिए मैंने अभी तक ट्रांसलेशन नहीं किया था और मैंने आपको एग्जैक्टली उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है बताई। आप किसी को भी कर लो, आपको पता है अगर मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तो हमेशा लाइव न्यूज ही लेकर के बैठा हूँ, मैंने आज तक ऐसा लेकर के नहीं बैठा कि नहीं मैं ऐसा ही करूंगा। इस बात को थोड़ा सा समझना, ध्यान देने की कोशिश करना। ओके, चलिए देखते हैं इस पैसेज को। लिखा है दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन मंडे सेड, उन्होंने मंडे को कहा दैट होम आइसोलेशन, ठीक है, जो होम आइसोलेशन है, आइसोलेशन मतलब होता है एकांत, जब आप घर पे एकांत रह सकें, वॉज एन इफेक्टिव ऑप्शन। देखो पास्ट में बात चल रही थी तो आगे का सेंटेंस भी मैं पास्ट में ही रखूंगा, एन इफेक्टिव ऑप्शन। आपको पता है यही चीज आप माइंड करते जाओ ना तो आपका ग्रामर सेंस डेवलप हो जाता है। आपने देखा कि यार सेड लगा है, अब यूनिवर्सल ट्रूथ तो है नहीं, तो आगे की कहानी भी वो पास्ट में ही रखेगा, सीधी सी बात है। एन इफेक्टिव ऑप्शन फॉर पेशेंट, ठीक है, जो हमारे मरीज है उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन था। विद माइल्ड, जिनके पास क्या था, माइल्ड सिम्टम्स। देखिएगा माइल्ड सिम्टम और नो सिम्टम, तो मतलब या तो हल्के सिम्टम से लक्षण थे या फिर उनमें कोई भी लक्षण नहीं थे। ऑफ द कोरोना वायरस, ऑफ द व्हाट, कोरोना वायरस के, ठीक है। आगे की कहानी देखिए, दिस इज इन लाइन विद द हेल्थ मिनिस्ट्री एडवाइजरी। तो ये लाइन क्या है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइजरी है फ्रॉम द एंड ऑफ अप्रैल। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी करी होगी अप्रैल के एंड में, विच हैड अलाउड द होम आइसोलेशन। अब ये विच किसके लिए लगा है, आप ध्यान देते, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, मैंने आपको प्रोनाउन में बात समझाई थी, टेंस में भी ये बातें समझाई थी मैंने।
विच हैड, अब इसको समझिएगा, विच किसके लिए लगा होगा, सीधी सी बात है भाई, एडवाइजरी के लिए। विच हैड अलाउड होम आइसोलेशन, जिन्होंने एकांतपन को अलाउ किया। लेकिन देखिए बट लगा है, और बट हम कब यूज करते हैं, हम कॉन्ट्रास्ट में यूज करते हैं जब हम किसी चीज के अपोजिट जा रहे होते हैं या उसके खिलाफ अपोजिट में कुछ बोल रहे होते हैं, तब यूज करते हैं। तो थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, बट अंडर द कंडीशन, बट उसकी कुछ कंडीशंस होंगी। अब कंडीशंस क्या होंगी, देखिए इसने सिंबल्स को यूज किया, लिखा है अ 24/7 केयर गिवर, मतलब उसके साथ एक ऐसा पर्सन हो जो उसके साथ 24/7 रहे, उसकी केयर करे, देखभाल करे। आगे लिखा है कांस्टेंट कम्युनिकेशन हो, ठीक है, क्या हो, लगातार कम्युनिकेशन हो। किसका हो भाई, केयर गिवर का, पेशेंट का नहीं, केयर गिवर का, और केयर गिवर मतलब देख रेख करने वाला, और हॉस्पिटल के बीच में। एंड इमीडिएट मेडिकल हेल्प हो, क्या हो, इमीडिएट, तुरंत क्या मिले, मेडिकल हेल्प हो। इफ सीवियर सिम्टम्स डेवलप, अगर क्या होता है, खतरनाक सिम्टम्स डेवलप करते हैं। बात समझिए, सीवियर मतलब खतरनाक, खतरनाक मतलब ये नहीं कि सींग निकल आए, दांत बड़े बड़े से हो गए ना, ऐसा नहीं। खतरनाक मतलब पेशेंट की कंडीशन खराब होने लगे, उसको सांस लेने में दिक्कत आने लगे, या उसको चलने में दिक्कत आने लगे, फेफड़ों में सूजन आ जाए, ऐसी चीज हो, तो डॉक्टर के बीच में या मेडिकल फैसिलिटी के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। अभी कहानी आगे थोड़ा और ध्यान से समझना, ठीक है। लिखा है द दिल्ली सीएम्स कैटेगोरियल कॉल फॉर ऑल होम आइसोलेशन इज वेलकम। यहाँ पे कॉल का मतलब क्या है, देखिए एक कॉल होता है फोन करना, एक कॉल मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, एक कॉल होता है सजेस्ट करना। आप बताओ यहाँ पे क्या होगा, कॉल मतलब बुलाना भी होता है, कॉल मतलब मीटिंग भी होती है। यहाँ पे अगर ध्यान दो ना तो कॉल सजेशन में लिया जा रहा है, क्योंकि ऊपर एडवाइजरी थी। ये कॉन्टेक्स्ट है सर, एक पर्टिकुलर वर्ड आपको कुछ और पता था, सेंटेंस में किस तरीके से है। आप सोचो ना, वो कह रहा है घर में रहो, तो ये सजेशन ही होगा कि रिक्वेस्ट होगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं आप अपने घर में बैठिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। समझ में आई बात मेरी, आ गया है। द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इज कंटिन्यूइंग टू राइज, जो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, किसके, कोविड-19 के। इन द कैपिटल में, एंड द पीक के, सेंटेंस को ध्यान से देखना। According to medical expert advising the government yet to arrive, comma according to medical expert। यही बस स्टूडेंट का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहना क्या चाहता है, क्यों, क्योंकि उसे अरेंजमेंट नहीं पता, उसने नाउन प्रोनाउन के कुछ रूल्स याद कर लिए, उसे सोचता है सब हो जाएगा। ना जी ना, ऐसे नहीं होता, ध्यान से देखो। लिखा है द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इज कंटिन्यूइंग टू राइज, लगातार बढ़ रहे हैं। कहाँ बढ़ रहे हैं सर, कैपिटल में बढ़ रहे हैं, कैपिटल मतलब दिल्ली। एंड द पीक इज, देखो वर्ब लगी है, तो वर्ब लगी है तो सीधी सी बात देखो, टू अराइव, यहाँ पे ध्यान दो, टू अराइव मतलब आने को। द पीक इज येट टू अराइव मतलब जो ये केसेस की पीक है, सबसे ऊंचा स्तर है, वो अभी भी आने वाला है, अभी आया नहीं है। सेंटेंस को समझना, येट टू अराइव मतलब आने वाला है, मतलब नहीं आया है। याद करो, आज से बहुत समय पहले मैंने तुमको एक बात बताई थी, आप किसी बात को कहते हो उसके अपोजिट भी एक मीनिंग निकलता है, ये वही है। और देखिए यहाँ पे क्या है, अब सेंटेंस को और देखिए, द केसेस in continuing to rise in the capital according to medical expert advising the government। बात समझ में आ गई, देखो अलग तरीके से सेंटेंस रख रहा है, वहां से जोड़ सकता है पूरा का पूरा, ठीक है। आगे आओ, द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज अंडर स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन्स क्या होता है, स्ट्रेन मीन्स यहाँ पे समझिए तनाव होता है, समझिए। स्ट्रेन का मतलब देखो मेच भी होता है, स्ट्रेन का मतलब खिंचाव भी होता है। ऐसा खिंचाव तो नहीं होगा कि तुमने एक की टांग पकड़ी उसने दूसरे की टांग पकड़ी खींच दिया, ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पे स्ट्रेन का मतलब क्या है, यहाँ पे स्ट्रेन का मतलब है स्ट्रेस, तनाव, कि भैया जो मेडिकल फैसिलिटी है बड़ी अच्छी नहीं है, वो ये कहना चाहता है, ठीक है। क्या हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज अंडर स्ट्रेन मतलब तनाव में है, मतलब अभी अच्छी नहीं है। इसका एक मीनिंग ये भी तो निकला, तनाव में का मतलब यही तो है ना, सिचुएशन सही नहीं है। आया एंटीसिपेटिंग, एंटीसिपेटिंग मतलब होता है उम्मीद करना और पूर्वानुमान लगाना, दिमाग से सोचो। एडवाइजरी कर रहा है, होम आइसोलेशन की बात कर रहा है, पीक केसेस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे पूर्वानुमान लगाएगा या उम्मीद करेगा, क्योंकि उम्मीद करना हो गया कि सभी सामने वाला कुछ करेगा, लेकिन ऐसा कुछ होगा, वहां पे हम पूर्वानुमान लगाते हैं। तो यहाँ पे एंटीसिपेटिंग का मतलब पूर्वानुमान है। प्रेजेंट सिनेरियो को देख करके आप आइडिया ले रहे हो कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा, मीनिंग को समझो। फिर लिखा है द दिल्ली गवर्नमेंट हैज पुट असाइड एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है सुरक्षित रखना या अलग रखना। मैं दो मीनिंग इसलिए लग रहा हूं क्योंकि समझा पाऊं, क्योंकि वो होते हैं ना सर, हमने तो ऐसा पढ़ा था, हमने तो ऐसा सुना था, और फिर वहां पे उनको कुछ क्लियर होता नहीं, क्योंकि वो रट्टाफिकेशन पे काम कर रहे होते हैं। वो मुझसे होता नहीं, आपको बहुत अच्छे से पता है। अब यहाँ पे समझिए, सिचुएशन खराब है, वो कह रहे द दिल्ली गवर्नमेंट हैज पुट असाइड,
तो क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा कि बढ़िया सी रैक बने और रख दिया संभाल के, या फिर अलग रखेगा, मतलब बचा के रखेगा, रिजर्व रखेगा। आप तो ध्यान से देखें तो अलग रखना इसके लिए ज्यादा अच्छा वर्ड है। यहाँ पे रिजर्व रखेंगे किसमें, कैन एडिशनल 1500 बेड, किसके 1500 बेड, कहाँ पे, जो गवर्नमेंट फैसिलिटी के हैं। एंड प्राइवेट हॉस्पिटल से भी पूछा है, नर्सिंग होम से भी पूछा है, टू रिजर्व एटलीस्ट 20% ऑफ दियर टोटल बेड, मतलब अगर आपके पास 100 बेड है तो 20% आप पेशेंट्स के लिए रखेंगे, किसके, कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। ठीक है, कहानी को थोड़ा सा और समझे, लिखा है मैनी पेशेंट्स मे ऑल्सो बी एबल टू कोप बेटर, जो बहुत सारे पेशेंट होते हैं वो अच्छे से कोप अप कर जाते हैं, बाहर निकल आते हैं इमोशनली विद द डिजीज इफ अलाउड टू रिकपरेट विद दियर फैमिली। रिकपरेट मीन्स होता है ठीक होना या अच्छा हो जाना, इसको थोड़ा सा ऐसा समझो। ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई पर्सन बीमार है तो दो तरीके से इफेक्ट होता है, पहला तो फिजिकली, दूसरा होता है इमोशनली। अगर वो इमोशनली सही है तो फिजिकली सही होना कोई बड़ी चीज नहीं होती। यही चीज वो यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई अगर आप पेशेंट को घर रखते हो तो पूरे पैसेज का एक आइडिया क्या निकल रहा है, उसने बात करी होम आइसोलेशन की, और लास्ट में आते आते बोला कि होम आइसोलेशन इसलिए भी बेटर है कि वो फैमिली के साथ रहेगा, उसके साथ 24/7 केयर टेकर होगा, केयर गिवर होगा, तो वो जो पेशेंट है वो इमोशनली स्ट्रांग रहेगा, जिससे कि वो उससे फाइट कर पाएगा। देखा, एक अलग ही सेंस आ गया लास्ट लाइन तक आते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ट्रांसलेट करते चले जाते हैं। ये ट्रांसलेशन कर्ज है इंग्लिश सीखने का या किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, आप नहीं कर सकते। हर लैंग्वेज में किसी बात को कहने का तरीका अपना अलग अलग होता है। आप देखिए ना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, कॉमा लग रहा है मीनिंग जा रहा है, कॉमा लग रहा है मीनिंग जा रहा है, फिर उसने वर्ब लगा दी। अरे मेरे भाई, अगर वर्ब लगाई है तो आगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जैसा कुछ लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अब यहाँ पे लिखा है द पीक इज, ये देखो, ये जो द पीक इज है तो अब इज लग गई, इसको अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाम की कोई चीज चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी, यही तो बेसिक्स में सिखाया था। और हम यहाँ ध्यान देते नहीं, हम तो कॉमा लगा रहे, हमसे ट्रांसलेशन हो नहीं रहा, हम कहते सॉरी ये तो बड़ा टफ है, हमसे तो नहीं हो रहा। ऐसे थोड़ा होता है, करोगे तो हो जाएगा, ध्यान से पढ़ना पड़ता है। मीनिंग इसीलिए धीरे धीरे पकड़नी होती है। और या अगर आप पढ़ रहे हो तो प्लीज प्लीज सम्मल रिक्वेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम्स एक साथ मत करना, ये मैंने पहले भी बताया। तो आज मैंने आपको 3 पैसे समझाए हैं, ठीक है। अब कहानी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, एक प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के लिए। आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया बिकॉज ऑफ द टेक्निकल ग्लिच। आपके सामने एक पैसेज है, इस पैसेज को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप इस पैसेज को एक बार पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, द इंटेंशन ऑफ द राइटर ऑफ दिस पैसेज टू। दूसरा रहा, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द बेस्ट वे टू कंडक्ट इंटरव्यू इज। तीसरा, इफ आई वांट टू इंटरव्यू समवन। चौथा, फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द इंटरव्यूज इनेबल द इंटरव्यूअर टू। एंड पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, द ऑथर यूज्ड इंडिविजुअल ओपिनियन, एटीट्यूड एंड प्रेफरेंस एज एग्जांपल ऑफ। तो आपके सामने 5 क्वेश्चन है और ये रहा आपके सामने पैसेज, ठीक है। तो पूरे पैसेज को पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। किसी भी तरीके का डाउट आता है आप मुझसे जरूर पूछिए। तो हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, बहुत सारी भी प्रैक्टिस करेंगे। डोंट वरी, हैव अ नाइस डे।